आप सभी को नमस्कार। आज फिर मैं लिबरलिज्म पर आपसे बात करूंगी, लेकिन लिबरलिज्म पर बात करने से पूर्व मैं पुनः आपसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में भी बात करना चाहूँगी, जहां प्रधानमंत्री जी बात करते हैं नाउ वोकल इज़ लोकल, वोकल फॉर लोकल। और हम पहले बात कर रहे थे ग्लोबल इज़ वोकल, ग्लोबल इज़ लोकल। और अब हम बात करें फॉर वोकल्स के लिए हम आवाज़ बने, लोकलाइट सोचें या आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। तो इस तरह की जो बात है अब उठ रही है। तो हम ये देख सकते हैं, यदि वास्तव में जहाँ पहले ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, वहाँ अब स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन कितना हो पाएगा, कितना हम अपनी अर्थव्यवस्था और अपने जो सेवा पूंजी, व्यापार, आर्थिक ढांचे, समस्त सेवाओं को समेट पाएंगे, अपने एक लोकलाइज सेक्टर तक उसको संकुचित या सीमित रखने का प्रयास कर पाएंगे। दूसरी बात आत्मनिर्भरता की बात है, तो वो बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना भी चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर हम किन के लिए हों, आत्मनिर्भरता किन के साथ हो, ये दूसरा प्रश्न है कि आत्मनिर्भर किन्हें बनाया जाए, किन को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हम कदम उठाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तव में क्या एक जो स्किल्ड लेबर या जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मजदूर है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्या वो अपना विकास कर पाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इट विल नॉट मेयरली द गेम ऑफ द डेटाज ओनली, मतलब ये केवल एक आंकड़ों का खेल ही बन के ना रह जाए, बल्कि जो घोषणा की गई है वो एक जो हीनतम है, जो एक डिप्राइव्ड क्लास है, वहाँ तक पहुँचने का एक प्रयास हो, वास्तव में प्रयास हो, तभी मेरा मानना है कि उनकी जो ये घोषणा है वो अन्य पूर्वतम घोषणाओं की तरह केवल एक सब्जबाग या एक कुकुर मुत्ते की तरह न रह जाए, बल्कि एक वास्तविक उसका दर्शन भी हमें देखने को मिले। यही हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं। एक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे लेन प्रेटचेट, उन्होंने यही बात कही थी कि भारत में योजनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वो वास्तविक रूप में कितनी क्रियान्वयन के धरातल पर पहुंचती है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। यानी कि जो हमें यह बात देखनी होगी कि जो इंडिया में यदि माना जाता है कि जो योजनाओं का काफ़ी हद तक अगर हीनतम तक अगर लाभ नहीं पहुंच पाता, तो उस स्थिति में वो योजनाएं कोरी सब्ज बाग के समान होंगी, उसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो योजनाएं बने या जितनी भी घोषणाएं हों, वो वास्तविक धरातल पर उतरे, तभी उनकी कोई महत्ता होगी, तभी जो है प्रधानमंत्री हमारे बिल्कुल सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात है, उनकी बात की एक वैल्यू रहेगी, उनकी बात की हमेशा, जैसे ये देखा जाता है कि उनकी वो केवल घोषणा मात्र करते हैं, तो वो स्थितियां विद्यमान किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वही बात है कि हम अति व्यक्तिवाद की तरफ ना बढ़ें। आत्मनिर्भरता यानी कहीं ना कहीं हमें एक अति व्यक्तिवाद या लेजिस फेयर के सिद्धांत की तरफ न ले जाए, बल्कि एक जन कल्याणकारी शासन, जो कि मैंने बात भी की थी कि जो उदारवाद है उसके मैंने पार्ट्स बताए थे आप लोगों को कि प्राचीन या क्लासिकल लिबरलिज्म मीन्स कि जो चिरसम्मत उदारवाद, क्यों कहते हैं चिरसम्मत उदारवाद, कि जहाँ से हम ओरिजिन मानते हैं वो होता है चिरसम्मत उदारवाद। फिर दूसरा मैंने बताया था कि एक आधुनिक उदारवाद होता है, जिसमें जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहलाता है, या जिसे हम कल्याणकारी उदारवाद भी कह सकते हैं, जिसे कि रिवाइज्ड लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, या जिसे रेक्टिफाइड लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। तीसरी बात मैंने बताई थी नव उदारवाद, या जिसे लिबर्टेरियनिज्म का नाम भी दिया गया, इच्छा स्वातंत्र्यवाद। और इसके अलावा फिर ये आगे चल के इसकी जो हम धाराएं देखें तो हम देख सकते हैं कि ये मल्टीकल्चरलिज्म या फिर कम्युनिटेरियनिज्म तक हम इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं लिबरलिज्म को। हम बात करते हैं लिबरलिज्म की,
तो आज के संदर्भ में यदि हम सांदर्भिक स्थितियों में देखें तो हमें यही ज्ञात होता है कि जहाँ एक और यदि हम लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाद, यानी कि जहाँ व्यक्ति को ही सर्व प्रमुख माना जाता है। हम जितनी भी विचारधाराएं पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो डेस्टे द ट्रेसी, जो कि फ्रांसीसी विचारक रहे हैं, जिन्होंने विचारों के विज्ञान के रूप में विचारधारा शब्द को इंगित किया था और 1836 में उन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। तो हम ये मान सकते हैं कि जो विचारधारा है वो विचारों का विज्ञान है, लेकिन विचारधारा जो है वास्तविक रूप में एक आसक्ति होती है, एक किसी विचारधारा विशेष पर एक विश्वास हो सकता है जो कि किसी भी रूप में लिया जा सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि विचारधारा जो है, क्योंकि पूर्व में मैंने मार्क्सवाद की बात की, मार्क्सवाद जो है या उदारवाद है या जो भी व्यक्तिवाद है, जो भी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशनशिप पर आधारित होती है, यानी व्यक्ति और राज्य के जो रिलेशन है, संबंध है, उन पर आधारित होती है। तो उस रूप में हम देख सकते हैं कि विचारधारा जो है वो उदारवाद के रूप में हम देखें तो व्यक्तिवाद जो है उससे उसका हम मान सकते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें कि व्यक्ति को सर्वप्रमुख माना गया, जिसमें कि इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट देन स्टेट, और स्टेट को एक कृत्रिम संस्था माना गया जिसमें कि स्टेट जो है वो व्यक्ति के लिए कार्य करेगी। और हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, तो मैंने ये बात बताई थी कि लॉक जो है, जॉन लॉक जो है वो फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। C.B. मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल थियोरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में उन्होंने लॉक को अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत या पिता कहा। तो इसी तरीके से इस विचारधारा में स्टेट को हम आर्टिफिशियल मानते हैं, कृत्रिम मानते हैं, और एक स्टेट का जो ओरिजिन है वो थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है। स्टेट जो है वो एक थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है, उसको माना गया है कि वो बहुत ही विवेकशील होता है, तर्क सम्मत होता है, तर्कशील होता है। इसलिए ये माना गया कि जो सामंतवाद था, पूर्व में प्रचलित सामंतवाद या सामंतवादी व्यवस्था है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उससे हम देख सकते हैं कि एक मार्केट इकोनॉमी ने जन्म लिया, कैपिटलिज्म आई, कैपिटलिस्ट आधारित अर्थव्यवस्था आई, जिससे हम मान सकते हैं कि इसका श्री गणेश हुआ, लिबरलिज्म जो विचारधारा है वो अस्तित्व में आई। अब जो लॉक का जो राज्य था वो कैसा था, हम बता सकते हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की तरह काम करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की तरह काम करने का मतलब है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बना है और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही वो संचालित होगा। तो वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो कि उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी कि इंडिविजुअल के हितों की रक्षा करना, इंडिविजुअल की सुरक्षा करना, केवल यहीं तक उसका होगा। बाकी स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी पूरी तरह से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाएगा और उस पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट और एक मार्केट इकोनॉमी जब आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी के आने के बाद हम देख सकते हैं कि एक प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो बढ़ जाएगी। प्राइवेट ऑनरशिप यानी कि हम देख सकते हैं कि हाउ कैपेबल जो है, हम देख सकते हैं कि कैसे जो है एक इंडिपेंडेंट है या फिर किस तरीके से एक जो स्टेट है वो किस तरीके से काम करेगा। तो उसमें क्या होगा कि कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति की प्राप्ति की मनोकामना करेगा, इच्छा करेगा। तो उससे क्या होगा कि हर जो इंडिविजुअल है वो ये चाहेगा कि हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी, एक व्यक्तिवाद जो है वो धारणा जो है वो बढ़ेगी। तो नोशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उससे क्या होगा, ये माना जाएगा कि पैसे से पैसा बनाने की अवधारणा जो है वो विकसित होगी। बैंक्स हैं, शेयर मार्केट है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि उनमें जो है इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, या फिर शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि उससे जो है पूंजी जो है वो अपना मल्टीपल इफेक्ट में उसकी वृद्धि हो।
तो इस रूप में लॉक ने, मैंने बताया था, 3 अधिकारों की मूलतः बात की थी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो है वो ऐसा अधिकार है जो कि व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होगा, जो कि उसको बाय बर्थ प्राप्त होगा, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो उसको अर्जित करने का प्रयास करेगा, निरंतर प्रयास करेगा। और इसी तरीके से हम बात करें तो एडम स्मिथ जो है वो बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। वो मानते हैं कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था जो है वो बेस्ट अर्थव्यवस्था है, और उन्होंने इसी कारण, जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान से सुने इस चीज़ को, कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में या आरपीएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। और जो हमारे जो ग्रेजुएशन के या एमए के विद्यार्थी हैं वो भी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो अदृश्य हाथ है, इनविजिबल हैंड जो है, वो क्यों कहा, बाजारवादी व्यवस्था को इनविजिबल हैंड के रूप में बताए, कि क्योंकि विच इज़ नॉट मैनिफेस्टेड, यानी कि जो मेयरली मार्केट इकोनॉमी जो है वो रेगुलेट बाय डिमांड एंड सप्लाई चेन, यानी कि क्योंकि अदृश्य हाथ इसलिए है क्योंकि जितनी भी मार्केट इकोनॉमी में हम देख सकते हैं कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण जो तंत्र है वो केवल और केवल एक जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड अधिक है तो उसको उसी रूप में उसकी सप्लाई, तो इस तरीके से जो डिमांड सप्लाई की चेन है वो निरंतर गतिमान रूप से आगे बढ़ती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्टेट है, मैं बात कर रही हूँ अभी प्राचीन उदारवाद की, या जो अभी अभी जुड़े हैं वो ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ को, कि क्लासिकल लिबरलिज्म या फिर जो चिड़ सम्मत उदारवाद है उसमें क्या क्या उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या रही। तो हम देख सकते हैं कि उदारवाद में हम वो बात कर सकते हैं कि स्टेट जो है वो, उसमें स्टेट जो है कृत्रिम है, आर्टिफिशियल एजेंसी है, और इंडिविजुअल जो है वो प्रमुख है। दूसरी बात, स्टेट जो है क्योंकि आर्टिफिशियल है इसलिए वो क्या काम करेगा, केवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी या मैकेनिज्म के रूप में कार्य करेगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म मीन्स कि यदि कोई विवाद होता है उसका निस्तारण करेगा, यदि बाह्य आक्रमण होता है तो उससे रक्षा करेगा, या किसी भी तरह से कोई आपराधिक कार्य होता है तो उसमें न्याय, और एक पुलिस राज्य के रूप में, या जो नाइट वॉचमैन या पुलिस राज्य के रूप में केवल काम जो है स्टेट का रहेगा। और इस तरीके से अगर स्टेट जो है पुलिस राज्य की तरह काम करेगी, या फिर नाइट वॉचमैन की तरह काम करेगी, या एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की तरह कार्य करेगी, तो राज्य जो है वो क्या माना जाएगा, एक आवश्यक बुराई के रूप में माना जाएगा, यानी स्टेट इज नेसेसरी एविल, यानी राज्य केवल एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट जो है वो किसी भी रूप में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी नहीं करेगा राज्य। और इसका जो फिलॉसफिकल डायमेंशन है वो क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया था, हम स्टार्ट करा चुके थे इसको, हम आप पूर्व के वीडियो में मेरे देख सकते हो कि जो राज्य जो है, जो व्यक्ति जो है क्योंकि विवेकशील है, रैशनल है, वो अपना अच्छा बुरा भला बुरा स्वयं समझ सकता है, इसलिए वो स्वयं पर उसका खुद का ही शासन होगा, किसी और का शासन नहीं होगा, कोई और उस पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं जता सकता। तो इस तरीके से ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म। तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि विवेकशील है इसलिए उसका फिलोसफिकल डायमेंशन ये माना गया है कि उस पर किसी भी तरह से राज्य का वो प्रभुत्व नहीं होगा, कोई डोमेन नहीं करेगा राज्य, और वो अपने मामलों में जो व्यक्ति है वो सर्वप्रमुख होगा। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय क्या हुआ कि माल्थस ने भी अपने विचार रखे कि उसमें आयरन लॉ ऑफ वेइंग्स, मतलब एक भुगतान का लौह सिद्धांत दिया, जिसमें कि एक जो मजदूर है उसको केवल उतना ही भुगतान किया जाए जितनी आवश्यकता हो। तो हम ये देख सकते हैं कि
जो मज़दूरों के हितों की रक्षा की बात हमेशा से ही की जाती रही है। यदि हम बात करें कि मज़दूरों अभी हमने कुछ समय पहले ही मई में हमने मज़दूर दिवस भी मनाया, तो हम देख सकते हैं कि मज़दूरों के हितों को लेकर हमेशा से ही इनके लिए नियम बनाए जाते रहे हैं। भारत में भी कारखाना अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कि जो मज़दूरों को पहले 18-18 घंटे काम करना पड़ता था, फिर उनकी काम के घंटे 12 घंटे निर्धारित हुए, फिर 12 से 8 घंटे जो कारखाना अधिनियम में 8 घंटे निर्धारित कर दिए गए। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेकिन अभी निवर्तमान अगर हम बात करें सरकारों में, ये हम देख सकते हैं कि पुनः जो है कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया और मज़दूरों के जो काम के घंटे हैं वो पुनः 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए, जिसके एवज में उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त कुछ उसका जो वो है भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये पुनः जो मज़दूरों के साथ जो अन्याय संगत स्थिति है वो पुनः कायम हो जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं अति व्यक्तिवाद की तरफ, या जो क्लासिकल लिबरलिज्म में जो माल्थस ने जो बात कही थी कि आयरन लॉ ऑफ वेवर यानी मजदूर का लोन सिद्धांत जो है वो तो नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत यही मानकर चलता है कि मजदूर को अधिक भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक भुगतान होगा तो वो एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा, वो काम नहीं करेगा या उसको वो अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करेगा। और ये जो है एटॉमिक सोसाइटी या अणुवादी जो समाज है उसका समर्थन करता है, एक परिवार को सीमित करने का समर्थन करता है कहीं ना कहीं, और ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता है, और एक न्यूक्लियर फैमिली कहीं ना कहीं इसी कारण से न्यूक्लियर फैमिलीज़ को भी बढ़ावा देने की बात इसमें निहित है। तो हम देख सकते हैं कि जो बेंथम है उन्होंने इसका जो उदारवादी दर्शन है उसको इंगित करने का प्रयास किया कि मैक्सिमम प्लेजर और मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात कही। तो लेकिन इसका जो बेस है वो हम देख सकते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स टू द इंडिविजुअल और लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कही गई, और जो स्टेट जो है वो केवल एक आर्टिफिशियल क्रिएशन माना जाएगा, जिसमें कि व्यक्ति की जो भलाई है वही जो है समाज की भलाई या राज्य की भलाई मानी जाएगी, और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का समर्थन इसके अंतर्गत किया गया है। सॉरी फिर टेक्निकल प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे थे कि जो इसका जो बेस है वो क्या रहा। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जब मोनार्की थी, राजतंत्र से डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़े, और जहाँ पहले गांव थे वहाँ हमने अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ बढ़े, और जहाँ पहले जो है समुदाय को प्रिविलेंस दी जाती थी वहीं इंडिविजुअल को प्रिविलेंस दिया जाने लगा, और सामंतवादी अर्थव्यवस्था से हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े। वहीं जो है पहले कैथोलिक या पोप जो है उसके जो डिसीजंस हैं वही राज्य रेगुलेट होता था उसी से, और लेकिन अब जो है वो इंडिविजुअल को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत देखे गए। अब इसमें भी कुछ हम परिवर्तन देख सकते हैं कि क्या इसमें कमियां रह गई थी, या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो क्या परफेक्ट मॉडल है, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को परफेक्ट मॉडल माना जा सकता है, या जो हर व्यक्ति जो है अपना जो काम जो है वो उस रूप में करे कि अपने आप को बिल्कुल लिमिटेड करे, सिंक्रोनाइज कर ले, बिल्कुल अपने आप को संकुचित मनुष्य या एक एटॉमिक मनुष्य बना ले, कोई समाज से या बाहर से या स्टेट के प्रति किसी भी तरह का कोई सरोकार ना रखे। तो इसमें भी करेक्शन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1930 में हम बहुत बड़ी जो है रेसेशन आ गया था 1930 में, उसमें कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को इसने रेसेशन ने प्रभावित किया, एक आर्थिक मंदी आ गई 1930s में। तो उसमें देखा गया कि यूरोप और फैलते फैलते पूरा वेस्ट में फैल चुका था। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये केवल एक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहीं इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि 1917 में
यूएसएसआर में ने साम्यवाद अडॉप्ट कर लिया, तो वहाँ जहाँ जहाँ समाजवाद रहा वहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया। तो यह माना गया कि क्या कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वही कहीं रेसेशन का कारण तो नहीं रही। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वहाँ ये देखा गया है कि मंदी का कोई असर नहीं रहा और वहाँ उन्होंने अपना जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा किया। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो निरंतर प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे थे। समाजवाद के जो बढ़ते हुए प्रभाव है, सोशलिज्म का जो समाजवाद का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसने कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है, उससे क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, कि कुछ विशेष हाथों तक ही संपत्ति जो है वो संपत्ति का संचयन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो किसी भी तरह का कोई विकासात्मक कदम नहीं उठा पाए और जन कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं हो पाए। और श्रमिकों की जो कंडीशंस है, क्योंकि श्रमिकों से उन स्थितियों में, जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हम बात करें तो उन स्थितियों में श्रमिकों की कंडीशंस जो है वो बद से बदतर होती जा रही थी। श्रमिकों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उनको माल्थस ने जैसा वो नियम भी बताया कि उनको बहुत कम जो है अपना जो है श्रम का बहुत कम उनको मिलता था, वेजेस कम मिलते थे। बहुत कम वेजेस के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो निरंतर दयनीय होती गई। उन पर उनका जो है उनको जो है सर्वाइवल की समस्या आ गई, जीवन निर्वाह की समस्या आ गई। और उदारवाद ने कहीं ना कहीं जो मुट्ठी भर लोगों तक संपत्ति का संचयन कर दिया। तो सबसे पहले इस समस्या को कार्लाइल ने उठाया कि क्योंकि सामंतों ने किसानों का शोषण किया, पूंजीपति ने, बुर्जुआ जी ने जो है वो कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग का शोषण किया, मजदूरों का शोषण किया। तो इस तरीके से जो है उनकी स्थितियां बहुत खराब हो गई। और उदारवाद जो है, जो जिस तरीके से देखा गया, चिरसम्मत उदारवाद जो है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं वो देखा जाने लगा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हमें जन कल्याण की तरफ भी कदम उठाना होगा और हमें जो है मज़दूरों के हितों को भी देखना होगा। और क्योंकि हमने ये माना कि ब्रिटेन में ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई थी और ब्रिटिश सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं रिजिड नहीं होती बल्कि लिबरल होती है। तो जो ब्रिटिश सोसाइटी जो है लिबरल उनका जो विचारधारा होती है, इसलिए वो अपने अंदर अपने जो विचारों में नियमित रूप से संशोधन भी करती है। यही कारण है कि जो नव उदारवाद है उसे संशोधनात्मक उदारवाद या जिसे रेक्टिफाइड भी कहा जा सकता है, या जिसे रिवाइज्ड या वेलफेयर जो है लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम चेंजेस दे सकते हैं। तो उन्होंने जो मार्क्सिस्ट जो थे उनको माना कि ये तो परफेक्टनेस है, क्योंकि इतना रेसेशन आया, यूरोप में आया, तब भी उसके बावजूद भी जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमी है वो अभी भी बिल्कुल सशक्त रूप में विद्यमान है, या जिसमें कि समाजवाद है वो उस पर किसी भी रूप का में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इसका नहीं देखा गया। तो क्योंकि लिबरलिस्ट हैं उनका यही रवैया रहता है कि इंक्रीमेंटल और पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज में यकीन करते हैं। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारोक्ति भी प्रदान की और उन्होंने माना कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं हाईली कैपिटलिस्ट और हाईली एनोमिक सोसाइटी, या जिसमें कि हम अणुवाद को बहुत ज़्यादा प्रश्रय देने लगे, इस कारण से ये बढ़ गया। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो अवधारणा देखी गई इसमें, जिसमें कि स्पेंसर ने बताया कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो
उन स्थितियों में व्यक्ति की जो स्थितियां हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो कि सक्षम नहीं है अपने आप को उभारने में ऐसी स्थितियों में, तो वे कहीं ना कहीं उनका जो है बहुत डाउनफॉल रहा। तो इस तरीके से जो इनकी जो अवधारणा है एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, या उन्होंने बिल्कुल ओपन कंपटीशन की बात कही, या मैन को एक इकोनॉमिक जो वाटर टाइप कंपार्टमेंट तक समेट के रख दिया, जिस कारण से उनकी स्थितियां जो है वो निरंतर खराब हो गई और निरंतर उनकी स्थितियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ, जिससे कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो आमूलचूल अवधारणा है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन का सोचा, और फिर वहीं से हम देख सकते हैं कि रिवाइज्ड या फिर जिसको वेलफेयर या जिसको कि हम मान सकते हैं एक सोशल वेलफेयर की बात जहाँ से आई, और मॉडर्न लिबरलिज्म जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है वो है मॉडर्न लिबरलिज्म। तो हम देख सकते हैं कि मॉडर्न लिबरलिज्म अस्तित्व में आया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न मैं बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से रिपीट करा देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव लिबरलिज्म था या चिरसम्मत उदारवाद था वो पुलिस राज्य की तरफ जा रहा था, वो नाइट वॉचमैन बन चुका था। उसमें कहीं ना कहीं राज्य के जो कंपल्सरी फंक्शंस थे वो केवल एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के थे, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन टू एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल एग्रेशंस ओनली था, और उसमें जो बात कही गई थी, जो समझौता है उसकी रक्षा करने का कार्य करेगा केवल राज्य, और एक नाइट वॉचमैन है या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से केवल राज्य के जो है रेगुलेटरी फंक्शंस होंगे, नियामकीय कार्य ही रहेंगे। तो इस तरीके से एक सीमित राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें कि केवल एक नेगेटिव स्टेट के रूप में स्थापित किया गया, और राज्य को इसीलिए एक आवश्यक बुराई माना गया, क्योंकि राज्य केवल तभी इंटरफेयर करेगा जहां आवश्यकता होगी। यानी ये अवधारणा प्रचलित थी कि मैं जो चाहूँ सो करूँ, मेरी मर्जी, मीन्स कि हर जो व्यक्ति जो चाहेगा वो करेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए, क्यों मॉडर्न लिबरलिज्म आया, या जिसको कि हम देख सकते हैं कि कल्याणकारी वेलफेयर लिबरलिज्म, या जिसको रिवाइज्ड लिबरलिज्म, या जिसको प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म के रूप में भी जाने जाता है। तो वो क्यों आया, कैसे आया? तो जे.एस. मिल ने उन्होंने बताया कि जो राज्य के सोशियो इकोनॉमिक केवल एक मैंडेटरी या जो रेगुलेटरी फंक्शंस ही नहीं होने चाहिए, स्टेट जो है केवल एक नाइट वॉचमैन की तरह ही कार्य ना करे, बल्कि राज्य जो है वो उसका जो है सोशियो और इकोनॉमिक दोनों समाज आर्थिक विकास के रूप में भी वो कार्य करेगा। उसके वॉलेंट्री फंक्शंस जो हैं वहाँ भी देखे जा सकते हैं, जिसमें कि जैसे आज हम देख सकते हैं कि हमारा जो है स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज़ हैं, ये सब काम करते हैं, जिसके माध्यम बैंकिंग्स हैं, तो और वृद्धावस्था पेंशन योजना, पेंशन स्कीम्स हैं, और कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो संचालित की जाती है, गरीबों के लिए भी योजनाएं संचालित की जाती है। तो वो जन कल्याणकारी राज्य की तरफ कदम उठाने का एक प्रयास देखा जा सकता है, जिसमें कि ये सारे जो है वो कार्य जो है राज्य जो है एक आवश्यक अच्छाई के रूप में करेगा। यानी अब स्टेट जो है वो नेसेसरी इविल ना होकर नेसेसरी गुड बन गया, यानी एक जरूरी, एक आवश्यक माध्यम बन गया, एक बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, वेलफेयर है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव कार्य करेगा। भारत ने वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही लिया है, और ग्रीन ने इसीलिए राज्य को एक आवश्यक अच्छाई के रूप में इंगित किया। और ग्रीन ने यही बात की, राज्य का काम होगा कि हर्डल टू हिंड्रेंसेस फॉर गुड लाइफ, यानी जहाँ भी अगर हर्डल्स होंगी, जैसे यदि कोई बाधाएं हैं, जैसे गरीबी है, निरक्षरता है, बेरोजगारी है, बीमारी है, अभी एक बीमारी चल भी रही है कोरोना, तो उसमें स्टेट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हर मायने में बढ़ गई। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं,
कि जिसमें कि एक जनकल्याणकारी राज्य के रूप में समाजवादी, अब ये कहीं हम आगे चल के बात करेंगे कि ये जो फीचर्स हैं सारे कहीं ना कहीं हमने समाजवाद के अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए मॉडर्न लिबरलिज्म के अंतर्गत। अब इसमें जब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जो है वो हमने अक्षुण्ण रखी है, लेकिन हमने जो है वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाना शुरू किया। यानी जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत जो स्टेट है वो नैनी स्टेट की तरह काम करेगा। यानी जैसे क्रेडल टू डेथ, जैसे राज्य जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य जो है वो करेगा। तो उन स्थितियों में क्या माना जाएगा कि राज्य के जो कार्य हैं वो निरंतर उनमें वृद्धि देखी गई। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जहां हम अब तक ये देख रहे थे कि जो इंडिविजुअल था वो इम्पोर्टेंट था, वहीं अब जो है इंडिविजुअल से आगे चलकर अब कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। अब क्योंकि समुदाय को हम प्राथमिकता देने लगे, क्योंकि अब जो है सेल्फ सोशल बीइंग के स्थान पर हम कम्युनिटी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं और कम्युनिटी के हित के बारे में सोच रहे हैं और कम्युनिटी को कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अब जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि समाज में जो सभी व्यक्ति हैं उनको जो है वो उनके पास एक समान परिस्थितियां विद्यमान नहीं हो सकती। आज भी हम देख सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं कि समाज में हर व्यक्ति के पास एक समान परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं। तो इसलिए राज्य जो है, जो वंचित है, दलित है, बिल्कुल जो गरीब है, हैंड टू माउथ है, डाउन ट्रोडन्स हैं, उनके लिए या मजदूरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ काम करेगा और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ कार्य करेगा, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए अलग से कुछ मुआवजा दे, उनको कुछ राशि प्रदान करेगा, उनको लोन देगा। और जो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर के बारे में उन्होंने अतिरिक्त घोषणा की। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसको लागू किया भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर व्यक्ति के पास समान परिस्थितियां विद्यमान नहीं रहती। तो उन स्थितियों में जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है उनको भी राज्य का ये दायित्व बनता है वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत कि उनको कुछ देने का प्रयास करें, जिससे कि वो अपने जीवन निर्वाह की स्थितियों का सामना कर सकें, वो भी एक उन स्थितियों में आ सके जिससे कि उनके जीवन निर्वाह पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह ना लगे। तो इसलिए राज्य का यह दायित्व बनता है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म या रिवाइज्ड लिबरलिज्म के अंतर्गत हम ये सारी विशेषताएं, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो है हम देख सकते हैं। तो समाज में सभी व्यक्ति एक समान स्थितियों में विद्यमान नहीं रहते, कुछ वंचित वर्ग भी हैं, कुछ बिल्कुल डाउन ट्रोडन भी हैं, तो उनको राज्य कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान कराएगा और सोसाइटी इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट। तो ये मिल ने अपने मिल ने ये विचार व्यक्त किए कि सोसाइटी इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट, कम्युनिटी इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट, समुदाय इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य में अब कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया, क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप करना अवश्यंभावी हो गया। उसे राज्य को जो है हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया, अवश्यंभावी हो गया। इसलिए बच्चों की, वृद्धों की, दरिद्रों की, गरीबों की रक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाने शुरू किए। तो कीन्स ने कहा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था की जो विसंगतियां विद्यमान थी, क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में हम देख रहे थे कि सब कुछ कॉम्पैक्ट हो चुका था, एक वाटर टाइप कंपार्टमेंट बन चुका था, जिसमें कि जो इंडिविजुअल है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाने लगा। हर इंडिविजुअल अपना खुद का विकास स्वयं करे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मनिर्भरता यानी खुद ही अपने आप में बने, बल्कि राज्य जो है उनके आत्मनिर्भर बनने में पूरा सहयोग प्रदान करे। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था की जो विसंगतियां आ गई थी
बाजारवादी अर्थव्यवस्था में जो विसंगतियां आ गई या उसमें जो कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि 1930 की जो इकोनॉमिक रेसेशन है, आर्थिक मंदी का सामना कर चुके थे, देख चुके थे, और उसमें देख चुके थे कि अब जो है कहीं ना कहीं ये 1930 की आर्थिक मंदी आने का रीज़न यही रहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर राज्य का किसी भी रूप में कोई कंट्रोल नहीं रह गया, पूंजीपतियों के हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था चली गई, मार्केट इकोनॉमी हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, तो राज्य का बाजार में हस्तक्षेप नहीं हुआ। इसी कारण कहीं ना कहीं जो है वो मंदी का खतरा आ गया। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि अब जो है तो जेएस मिल ने इसीलिए बताया कि जो प्रगतिशील जो करारोपण है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वो होते रहने चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का समर्थन किया, यानी कि जो अधिक पूंजीपति है, जिनके पास अधिक धन है, जिनके पास अधिक, आज भी हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की अवधारणा जो है वही प्रचलित है कि जिनके पास अधिक है वो जो है सरकार को उसी अनुपात में जो है टैक्स के रूप में दे। तो ये माना जाने लगा कि प्रगतिशील करारोपण का इसीलिए जेएस मिल समर्थन करते हैं। तो हम बात करें कि जिससे राज्य जो है आम लोगों का, वंचित लोगों का, गरीबों का, दरिद्रों का अधिक कल्याण कर सके। अब जो मिल ने यह भी बात कही कि संतुष्ट शुकर होने से असंतुष्ट मानव होना अच्छा है। संतुष्ट शुकर होने से असंतुष्ट मानव होना अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख व्यक्ति से एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है बात करी है कि एक मात्रात्मक, जहाँ बेंथम के इसी विचार का उन्होंने विरोध किया कि वो मात्रात्मक सुखों की बात करें, तो मिल ने गुणात्मकता की बात कही है कि मिल ने मानसिक, इसीलिए ये जो सारी जो मैंने अभी बताई है कोटेशन, वो मानसिक और आत्मिक सुखों की बात कही है कि अगर जन कल्याण होगा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग जो है मानसिक और आत्मिक रूप से सुखी होंगे, उनको प्लेजर होगा और उनका जन कल्याण होगा। तो यही बात आई कि कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और यही बात हमने देखा कि अब जो है जो मॉडर्न लिबरलिज्म है या वेलफेयर लिबरलिज्म है, वो वेलफेयर स्टेट की तरफ एक रुझान है, वेलफेयर स्टेट की तरफ एक कदम है। और अब जो है ये माना गया कि लिबर्टी क्या संकुचित हुई इससे, क्योंकि स्टेट की जो कंट्रोल है वो बढ़ गया, तो क्या लिबर्टी जो है वो सीमित हुई, संकुचित हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, या वो व्यापक हुई। तो हम देख सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को भी लिबर्टी मिली, आम लोग भी जो है अपने विकास के बारे में सोच सके, और लिबर्टी जो है वो लिबर्टी का एक्सपेंशन हुआ। अब इन्हीं बातों को फिर हम देख सकते हैं कि हाइक ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि हम कहाँ कि जो इससे तो जो लिबरलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम व्यक्तिवाद से चले थे, जिसमें कि यद भाव्यम के सिद्धांत या कि लेजिस्फेयर के सिद्धांत के आधार पर चले थे, जिसमें कि इंडिविजुअल वॉज फ्री, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य जो है एक आर्टिफिशियल मशीनरी या एजेंसी के रूप में केवल कार्य करेगा। तो क्या वह यथार्थ रूप में साकार हो पाया? तो हैक ने यही बात कही, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि राज्य ने अपने कार्यों का अब कहीं ना कहीं विस्तार कर लिया है, और एक स्टेट का जो है ओवर प्रोटेक्शनलिज्म है, एक अत्यधिक संरक्षणवाद व्यक्तियों के प्रति वो देखा जाने लगा, और गरीबों को जो सब्सिडी दी जाने लगी, तो इससे क्या हुआ कि एक नौकरशाही है उसका विस्तार हुआ, नौकरशाही जो है वो शक्तिशाली हो गई, स्टेट शक्तिशाली होता जा रहा था, क्योंकि स्टेट जो है उसके पास सारी शक्तियाँ आती जा रही थी, वो मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगा, वो व्यक्तियों वेलफेयर के नाम पर व्यक्तियों के हितों पर इंटरफेयर करने लगा, या व्यक्तियों के
लिए काम करने लगा, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टेट का एक्सपेंशन होने लगा। तो जो मूलभूत जो अवधारणा थी इंडिविजुअलिज्म की या जो लिबरलिज्म से हम चले थे, उस पर कहीं ना कहीं उस पर हिंड्रेंसेस आ रही है, उनमें कटौतियाँ हो रही है। तो इस कारण इन्होंने हेक ने फिर इसमें और बातें बताते हुए इसका संशोधन किया, जिसको हम आगे चलकर नव उदारवाद के रूप में देखेंगे। तो हम यही बात मैं बताना चाहूँगी कि लिबरलिज्म जो है उसको फिर मैं आज मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि पिछली जो वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि लिबरलिज्म कैसे शुरू हुआ, क्लासिकल लिबरलिज्म की अवधारणा कैसे आई, और सामंतवाद के बाद जो है लिबरलिज्म आता है। फिर लिबरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं रही, क्लासिकल लिबरलिज्म को देख सकते हैं जिसमें कि नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है जिसे, और जिसे चिरसम्मत उदारवाद भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है आज मैंने डिस्कस किया आपसे मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म या रिवाइज्ड लिबरलिज्म या रेक्टिफाइड लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म, क्योंकि इसमें स्टेट का एक्सपेंशन देखा गया, जो कि आज जो है हम देख भी सकते हैं कि स्टेट की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाती है उन स्थितियों में जब कभी आपदा आती है, तो उन स्थितियों में बढ़ जाती है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि लिबरलिज्म जो है अपने वो बहुत व्यापक हो गया। तो उसके बाद हेक ने जो बताया कि इससे तो मूल जो भावना है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। फिर इसके बाद हम नव उदारवाद आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, और आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।